प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन आज की हमारी चर्चा के लिए एकदम सही बैठता है। सभी जिज्ञासु श्रोताओं का इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम विज्ञान की दुनिया से आई एक कह सकते हैं थोड़ी चौंकाने वाली और चिंताजनक भी ऐसी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो घने उष्णकटिबंधीय जंगल हैं उनसे जुड़ी है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि ये जंगल, जिन्हें हम लंबे समय से कार्बन सोखने वाले मतलब एक महत्वपूर्ण सिंक मानते थे, वो अब अपनी भूमिका बदल चुके हैं और असल में कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। ये जानकारी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया है उस पर आधारित है और इसे दुनिया की जानी मानी विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित किया गया है। डाउन टू अर्थ यानी डीटी पत्रिका ने भी इस पर एक अच्छा लेख छापा है, जो हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य स्रोत भी है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझना कि ये जो नाटकीय बदलाव है ये क्यों और कैसे हुआ, इसके गहरे मायने क्या हैं, और सबसे ज़रूरी जो हमारा वैश्विक कार्बन बजट है और दुनिया के तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस वृद्धि के नीचे रखने का हमारा लक्ष्य है, उसके लिए इसका क्या मतलब है। हाँ, और ये विषय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। चलिए तो इस गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं। कल्पना कीजिए ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट, क्वींसलैंड राज्य का इलाका, जहां ये हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगल फैले हुए हैं। दशकों से ये जंगल क्या कर रहे थे? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर अपने अंदर जमा कर रहे थे, मतलब एक कार्बन सिंक की तरह काम कर रहे थे। हाँ, कार्बन सिंक मतलब कोई भी ऐसा प्राकृतिक सिस्टम जैसे जंगल, मिट्टी या महासागर जो हवा से CO2 सोखकर उसे स्टोर करता है। ये हमारे ग्रह का तापमान नियंत्रित रखने में काफी मददगार होते हैं। और इस अध्ययन के आंकड़े ये बताते हैं कि 1971 से लेकर साल 2000 तक ये ऑस्ट्रेलियाई जंगल वो काफी अच्छे कार्बन सिंक थे। अच्छा, कितने अच्छे थे? मतलब कोई अंदाजा, कोई आंकड़ा है? बिल्कुल। उस दौरान ये जंगल हर साल प्रति हेक्टेयर औसतन 0.62 मेगाग्राम कार्बन जमा कर रहे थे। वैज्ञानिक भाषा में इसे लिखते हैं 0.62 mgCHA1Y1। ठीक है। आसान भाषा में कहें तो हर हेक्टेयर जंगल हर साल आधा टन से ज्यादा कार्बन हवा से हटा रहा था। ये एक, आप समझ सकते हैं, अच्छी खासी मात्रा है। ये दिखाता है कि वो जलवायु को स्थिर रखने में एक सकारात्मक भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अब कहानी बदल गई है। यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प और थोड़ी चिंताजनक भी हो जाती है। अध्ययन कहता है कि लगभग 25 साल पहले, साल 2000 के आसपास, ये पूरी तस्वीर पलटनी शुरू हो गई। हाँ, कुछ संकेत तो शायद 1998 से ही मिलने लगे थे। अच्छा। और ये बदलाव कोई मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अब ये जंगल कार्बन सोखने के बजाय उल्टा कार्बन छोड़ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक अब ये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर -0.93 मेगाग्राम कार्बन की दर से उत्सर्जन कर रहे हैं। -0.93। हाँ, ये माइनस का निशान बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। ये दिखाता है कि कार्बन जमा होने के बजाय घट रहा है, मतलब जंगल कार्बन का स्रोत बन गया है। बाप रे! तो मतलब जो जंगल पहले हर हेक्टेयर में आधा टन से ज्यादा कार्बन सोख रहा था, अब वही हर हेक्टेयर में लगभग 1 टन कार्बन छोड़ रहा है। ये तो जबरदस्त उलटफेर है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी दौरान इन जंगलों की जो कार्बन सोखने की कुल क्षमता थी, उसमें भी गिरावट आई है। ये गिरावट प्रति वर्ष 0.041 mgCHA की दर से हो रही है। यानी उनकी सोखने की ताकत भी लगातार कमजोर होती जा रही है। हाँ, एग्जैक्टली। उनकी क्षमता भी कम हो रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात शायद ये है, जैसा कि अध्ययन बताता है, कि दुनिया में ये पहली बार दर्ज किया गया है कि एक पूरा स्थापित उष्णकटिबंधीय जंगल, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम, जो एक भरोसेमंद कार्बन सिंक था, वो बदलकर एक नेट कार्बन स्रोत बन गया है। ये एक अभूतपूर्व घटना है वास्तव में। ये जानना कि जंगल कार्बन छोड़ रहे हैं वाकई चौंकाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस बड़े बदलाव के पीछे कारण क्या है? अध्ययन की जो मुख्य लेखिका हैं हन्ना कार्ल, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी से, उन्होंने और उनकी टीम ने किन वजहों को जिम्मेदार पाया? देखिए, इसका जो मुख्य कारण है वो है जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव। इनकी वजह से क्या हो रहा है कि पेड़ों की मुर्दे दर, मतलब उनके मरने की रफ्तार, वो बढ़ गई है।
और जब पेड़ मरते हैं, सड़ते गलते हैं, तो उन्होंने जीवन भर जो कार्बन अपने अंदर जमा किया होता है वो वापस वायुमंडल में चला जाता है। हम्म। अध्ययन ने इसके लिए कई जलवायु कारकों की पहचान की है। पहला और सबसे अहम है बढ़ता हुआ अत्यधिक तापमान, मतलब जो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स होते हैं। हम्म। लगातार पड़ती भीषण गर्मी पेड़ों पर बहुत तनाव डालती है, ठीक वैसे ही जैसे लगातार बुखार इंसान को कमजोर कर देता है ना। सही कहा। दूसरा कारण है वायुमंडलीय शुष्कता में वृद्धि, मतलब हवा में नमी की कमी, जिसे वैज्ञानिक वीपीडी कहते हैं, वेपर प्रेशर डेफिसिट। वीपीडी, ये क्या होता है, जरा समझाएंगे? हाँ, वीपीडी मतलब हवा कितनी सूखी है। जब हवा बहुत सूखी होती है तो वो पेड़ों की पत्तियों से तेजी से पानी खींचती है। इससे पेड़ों में पानी की कमी हो जाती है और उन पर जबरदस्त दबाव बढ़ता है। आप सोचिए, जैसे एक गर्म सूखे दिन में हमारी त्वचा रूखी हो जाती है, कुछ वैसा ही पेड़ों के साथ होता है, लेकिन उनके लिए ये जानलेवा भी हो सकता है। ओह, अच्छा। और तीसरा कारण है सूखे की बढ़ती गंभीरता, जिसे MCWD, मैक्सिमम क्लाइमेटोलॉजिकल वाटर डेफिसिट से मापा जाता है। मतलब पानी की कमी किस हद तक पहुंच गई है। लेकिन एक दिलचस्प बात, हना कार ने एक विरोधाभासी चीज भी बताई है ना? आमतौर पर तो ये माना जाता है कि हवा में CO2 ज्यादा हो तो पौधों को फायदा होता है, क्योंकि CO2 उनके भोजन के लिए कच्चा माल है। इसे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। तो उम्मीद थी कि पेड़ ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, ज्यादा कार्बन सोखेंगे, पर यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। हाँ, ऐसा क्यों? मतलब ये बढ़ी हुई मृत्यु दर इतनी ज्यादा है कि पेड़ों की थोड़ी बहुत बढ़ी हुई ग्रोथ उसकी भरपाई ही नहीं कर पा रही। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। ये इस अध्ययन की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, जैसे अत्यधिक गर्मी और सूखा, वो CO2 बढ़ने के किसी भी संभावित फायदे पर भारी पड़ रहे हैं। बढ़ता तापमान न केवल सीधे पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि वो VPD यानी हवा के सूखेपन और MCWD यानी पानी की कमी को भी बढ़ाता है। और ये दोनों कारक मिलकर पेड़ के बायोमास, मतलब AGB। AGB। हाँ, AGB मतलब पेड़ का जमीन के ऊपर का कुल वजन, जैसे तना, शाखाएं, पत्तियां। तो इस AGB को कम करने के मुख्य जिम्मेदार बन रहे हैं ये कारक। अध्ययन साफ तौर पर कहता है कि ये दो चरम जलवायु घटनाएं हैं, अत्यधिक गर्मी, सूखा, शुष्क हवा, ये मानव जनित जलवायु परिवर्तन, मतलब इंसानी गतिविधियों से होने वाला क्लाइमेट चेंज, उसके कारण समय के साथ और ज्यादा तीव्र और ज्यादा लगातार होती जा रही हैं। अच्छा। नतीजा, पेड़ों के मरने से जो कार्बन निकल रहा है वो पेड़ों की नई ग्रोथ से जमा होने वाले कार्बन से कहीं ज्यादा हो गया है। जंगल का पूरा कार्बन बजट ही कह सकते हैं गड़बड़ा गया है। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक और किरदार का जिक्र है, चक्रवात यानी साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका तो चक्रवातों के लिए जाना भी जाता है। तो इस पूरे बदलाव में उनकी क्या भूमिका है? क्या वही मुख्य विलन है? देखिए, चक्रवातों की भूमिका भी है और वो नकारात्मक ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो सीधे सीधे भारी तबाही मचाते हैं, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देते हैं या तोड़ देते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन तुरंत रिलीज होता है और जंगल का पूरा ढांचा बिगड़ जाता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि एक भयंकर चक्रवात आने के बाद जंगल को अपनी कार्बन सोखने की क्षमता वापस पाने में 6 साल तक लग सकते हैं। 6 साल? ये तो काफी लंबा समय है। हाँ, एक लंबा असर है। और आंकड़े ये भी बताते हैं कि चक्रवातों ने औसतन सामान्य सालों की तुलना में पेड़ों की मृत्यु दर को 19% तक बढ़ाया। हम्म। हम्म। ये दिखाता है कि वे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। लेखिका कार्ल ने इस पर चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में चक्रवात और ज्यादा गंभीर हो सकते हैं और शायद दक्षिण के उन इलाकों को भी प्रभावित कर सकते हैं जहां पहले कम आते थे। इसका मतलब है कि ज्यादा जंगल इन तूफानों की चपेट में आ सकते हैं। ये वाकई भविष्य के लिए एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बारीक पर महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है जिसे अध्ययन ने उजागर किया है।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बारीक पर महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है, जिसे अध्ययन ने उजागर किया है। चक्रवात बेशक मृत्यु दर को काफी बढ़ाते हैं। चक्रवातों ने अकेले ही मृत्यु दर लगभग उतनी बढ़ाई जितनी पिछले 39 सालों में बढ़ते वीपीडी यानी वायुमंडलीय शुष्कता ने मिलकर बढ़ाई है। लेकिन इसमें कोई और पेंच है क्या? पेंच ये है कि जब हम पूरे क्षेत्र मतलब रीजनल स्केल पर और लंबे समय यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड के नजरिए से देखते हैं तो धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता जलवायु का दबाव यानी बढ़ता तापमान और सूखापन और उससे होने वाला बायोमास का नुकसान एजीबी लॉस वो शायद चक्रवातों के इन झटकों से भी ज्यादा गहराई से जंगल के कार्बन लेन देन के संतुलन को मतलब कार्बन फ्लक्स को बदल रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि चक्रवात बड़े झटके हैं, पर असली दिक्कत वो धीमी आंच है। हाँ, कुछ ऐसा ही। कहने का मतलब है चक्रवात एक बड़े झटके की तरह आते हैं और भारी नुकसान करते हैं, स्थिति को और बिगाड़ देते हैं। लेकिन जंगल के सिंक से स्रोत बनने के इस बुनियादी और दीर्घकालिक बदलाव के पीछे शायद मुख्य ड्राइवर वो धीमी आंच पर पक रहा जलवायु परिवर्तन, खासकर बढ़ता तापमान और सूखापन। चक्रवात उस प्रक्रिया को तेज कर देते हैं या उसमें और इजाफा कर देते हैं, पर अकेले वही जिम्मेदार नहीं है। समझ गए। तो ये एक तरह से वही कहावत हुई, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लेकिन यहाँ जलवायु परिवर्तन धीरे धीरे जंगल की जान ले रहा है और चक्रवात उस पर बड़े हमले कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इस सब का मतलब क्या है? ऑस्ट्रेलिया के किसी कोने में हो रही इस बदलाव की चिंता एक भारतीय छात्र को, एक नीति निर्माता को या एक आम नागरिक को क्यों करनी चाहिए? वैश्विक स्तर पर इसके क्या मायने हैं? इसके मायने बहुत गहरे और गंभीर हैं, और खासतौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो ये पर्यावरण खंड, जीएस पेपर 3 और निबंध ऐसे के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे पेरिस समझौते से जुड़े मुद्दों को समझने में बहुत मदद करती है। इसके मुख्य निहितार्थ कुछ इस तरह हैं। पहला और सबसे बड़ा झटका, हमारा वैश्विक कार्बन बजट। ये वो हिसाब किताब है कि दुनिया का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए हम और कितना कार्बन छोड़ सकते हैं। ये बजट इस धारणा पर आधारित है कि जंगल जैसे सिंक अपना काम करते रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े जंगल सिंक से स्रोत बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा कार्बन बजट असल में उससे कहीं छोटा है जितना हम सोच रहे थे, और हमारे पास उत्सर्जन कम करने के लिए वक्त और भी कम है। ये तो वाकई चिंता की बात है। यानी हम जिस सहारे बैठे थे वो सहारा ही खिसक रहा है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा निहितार्थ, ये मौजूदा जलवायु मॉडलों और वनस्पति अनुमानों को चुनौती देता है। कई मॉडल ये मानकर चलते हैं कि बढ़ते CO2 से जंगल और हरे भरे होंगे, ज्यादा कार्बन सोखेंगे। ये अध्ययन दिखाता है कि जमीनी हकीकत ज्यादा जटिल है और जलवायु के नकारात्मक प्रभाव किसी भी संभावित फायदे को खत्म कर सकते हैं। तो हमारे मॉडलों को शायद इस नई हकीकत के हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है। तीसरा, ये दर्शाता है कि उष्णकटिबंधीय जंगल, जिन्हें अक्सर बहुत लचीला और मजबूत माना जाता है, वो भी जलवायु परिवर्तन के प्रति कितने संवेदनशील हैं। वो एक ऐसे टिपिंग पॉइंट या निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकते हैं जहां उनकी भूमिका पूरी तरह पलट जाए। ये एक अलार्म है कि शायद अन्य पारिस्थितिकी तंत्र भी ऐसे ही खतरे में हों। यानी ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। चौथा, ये जलवायु परिवर्तन को भविष्य के खतरे से निकालकर वर्तमान की हकीकत बना देता है। ये कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, ये जमीन पर हो रहा बदलाव है जिसके आंकड़े हमारे सामने हैं। ये दिखाता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव यहाँ और अभी महसूस किए जा रहे हैं। और पांचवा, ये विभिन्न जलवायु कारकों, तापमान, सूखापन, VPD, MCDW और चरम घटनाएं जैसे चक्रवात, इनके बीच जो जटिल अंतर संबंध हैं उन्हें उजागर करता है। ये अकेले काम नहीं करते, बल्कि मिलकर असर को कई गुना बढ़ा देते हैं। बड़ी तस्वीर देखें तो ये दुनिया भर के प्राकृतिक तंत्रों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चेतावनी है कि कैसे एक बदलाव दूसरे कई नकारात्मक बदलाव को जन्म दे सकता है। तो कुल मिला के आज की चर्चा का सार ये निकलता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी उष्णकटिबंधीय जंगल, जो कभी पृथ्वी के फेफड़ों की तरह कार्बन सोखने में हमारी मदद करते थे, अब जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती पेड़ों की मृत्यु दर की वजह से कार्बन सिंक से कार्बन स्रोत में तब्दील हो गए हैं। चक्रवात इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं, लेकिन असली जड़ शायद धीरे धीरे बढ़ता जलवायु का दबाव है। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की नहीं, बल्कि पूरे ग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। निश्चित रूप से। और अंत में हम श्रोताओं के लिए, विशेष रूप से यूपीएससी उम्मीदवारों
और पर्यावरण नीति से जुड़े लोगों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहेंगे। सोचिए कि यदि ऑस्ट्रेलिया के ये अपेक्षाकृत मजबूत और अनुकूल माने जाने वाले उष्णकटिबंधीय जंगल भी एक ऐसे निर्णायक मोड़, एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं जहां वे कार्बन सोखने की अपनी बुनियादी भूमिका को ही उलट दें, तो ये दुनिया के अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे अमेजन, कॉन्गो बेसिन, भारत के अपने जंगल या यहां तक कि मैंग्रोव और घास के मैदानों की उनकी वल्नरेबिलिटी के बारे में क्या संकेत देता है। और इस तरह की ज़मीनी हकीकतों को देखते हुए हमें अपने वैश्विक जलवायु मॉडल, हमारी अनुकूलन योजनाएं और कार्बन उत्सर्जन में कटौती की प्रतिबद्धताओं का कितनी गंभीरता और कितनी तत्परता से पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। हम सभी श्रोताओं को इस पर मनन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे एक क्षेत्रीय अध्ययन वैश्विक नीति और हमारी समझ को प्रभावित कर सकता है। और डाउन टू अर्थ जैसे स्रोतों से ऐसे विषयों पर नज़र रखना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसे और विश्लेषणों से ना चूकें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर ऐसी ही गहन चर्चा चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।